नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा को आज मिली 2 बड़ी सड़क परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया लोकार्पण। अब एनसीआर को ट्रैफिक जाम और कनेक्टिविटी से मिलेगी मुक्ति। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष को लेकर बड़ा अपडेट, जल्द होगा ऐलान, फाइनल हुआ नाम। मॉनसून सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष के नाम की होगी घोषणा। यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग मामले में बड़ी अपडेट, नामी गैंग ने ली हमले की जिम्मेदारी, कहा जो भी सट्टे वाले हैं तैयार रहो। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा को 2 बड़ी सड़क परियोजनाओं की सौगात दी है। सोनीपत और बहादुरगढ़ को जोड़ने वाले लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 2 नए 4 लेन संपर्क मार्गों से इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 17 अगस्त को दिल्ली के रोहनी से लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत की 6 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इनमें 2 परियोजनाएं हरियाणा से जुड़ी हैं। इनमें एनसीआर क्षेत्र को ट्रैफिक जाम और कनेक्टिविटी की चुनौतियों से मुक्ति मिलेगी। ये परियोजना एनसीआर क्षेत्र में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण की डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इनमें अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 परियोजना के अंतर्गत पैकेज 4 में 1490 करोड़ रुपए की लागत से बना 29.6 किलोमीटर लंबा मार्ग सोनीपत को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ये बवाना आधुनिक क्षेत्र को सीधे एनएच 352 जींद गोहाना मार्ग से जोड़कर व्यापार और उद्योग को नई गति प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि पैकेज 5 में 487 करोड़ रुपए की लागत से बना 7.3 किलोमीटर का मार्ग दिल्ली के दिचाऊ कला को सीधे बहादुरगढ़ के और केएमपी एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए ये उपहार हरियाणा की प्रगति यात्रा में मील का पत्थर साबित होंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी को इन परियोजनाओं के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। आज देश की राजधानी दिल्ली देश में हो रही विकास क्रांति की साक्षी बन रही है। थोड़ी देर पहले दिल्ली को द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड की कनेक्टिविटी मिली है। इससे दिल्ली के, गुरुग्राम के, पूरे एनसीआर के लोगों की सुविधा बढ़ेगी। दफ्तर आना जाना, फैक्ट्री आना जाना और आसान होगा। सभी का समय बचेगा। जो व्यापारी, कारोबारी वर्ग है, जो हमारे किसान हैं, उनको विशेष लाभ होने वाला है। दिल्ली एनसीआर के सभी लोगों को इस आधुनिक सड़कों के लिए, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के हित में बड़ी घोषणा करते हुए बागवानी फसलों की तर्ज पर शहद को भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल करने की घोषणा कर दी है। साथ ही रामनगर स्थित एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र में शहद की बिक्री की व्यवस्था की जाएगी। वहीं पर भंडारण और गुणवत्ता जांच की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। जल्द ही 20 करोड़ रुपए की लागत से गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। इसके अलावा रामनगर संस्थान को राष्ट्रीय स्तर का संस्थान बनाया जाएगा, जहां मधुमक्खी पालन से संबंधित उन्नत एवं वैज्ञानिक अनुसंधान किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में आयोजित मधुमक्खी पालन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए यह बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र के रामनगर में इजराइल के सहयोग से देश का पहला एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र स्थापित किया गया है, जहां किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ शहद व्यापार केंद्र भी है, जिसके माध्यम से अब तक 74,000 बक्से और 3,43,000 कॉम शीट दी जा चुकी हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि हनी ब्रांड लॉन्च करें और ऑनलाइन मार्केटिंग से अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहुंचाएं। सरकार हर कदम पर वित्तीय सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन देगी। मुझे खुशी है, इससे एक तरफ तो हमारे किसान भाइयों की मधुमक्खी पालन से अतिरिक्त आय होगी, दूसरी ओर हमारे जो मधुमक्खियों से परागण होने से पहले
जब फूल आता है और मक्खी उस फूल के अंदर से जब वो सामान लेती है तो उसकी पैदावार भी बढ़ती है। आप सबको मालूम है इस बात के बारे में। किसान की पैदावार के ऊपर फर्क पड़ता है। अगर मक्खी फूल के ऊपर जिस पे बैठेगी तो उस खेत की पैदावार भी बढ़ जाएगी। हम इस बात का ध्यान करें। इसी प्रकार मधुमक्खी पालन ये हमारे लिए एक अतिरिक्त आय का स्रोत भी है। मैंने बहुत सारी कई बातें आपको कही हैं, चाहे किसान की आय को कैसे बढ़ाया जाए, हॉर्टिकल्चर के अंदर है। अभी मैंने बजट स्पीच के अंदर कहा है, हमारे बी.आर. कंबोज जी बैठे हैं, इनके यहाँ जब हम बजट तैयार कर रहे थे तो वहां भी गए और हमने सभी अपने किसान भाइयों को बुलाया। हमने पूछा था, उसके अंदर सुझाव लिए थे कि किसान की आय को कैसे बढ़ाया जाए। हरियाणा सरकार की दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना यानी दयालु योजना राज्य के जरूरतमंद परिवारों के लिए संबल का आधार बन रही है। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री ने 2020 अंत्योदय परिवारों को राहत राशि के रूप में 76 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए हैं। ये सहायता परिवार के किसी सदस्य की असमय मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में दी जाती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का दायित्व है कि वह अपने नागरिकों के कठिन समय में परिवार के साथ खड़ी हो। यह सहायता परिवार के किसी सदस्य की असमय मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में दी जाती है और इसी सोच के तहत यह योजना ऐसे परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है। उन्होंने बताया कि दयालु योजना 1 अप्रैल 2023 से लागू की गई है और अब तक 36,651 परिवारों को कुल 1,380 करोड़ रुपए की सहायता भी दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवार के 6 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्य के मृत्यु या दिव्यांग होने पर 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन आर्थिक सहारा देकर के कठिन समय में परिवार को संभालना संभव है। दयालु योजना का संचालन इसी उद्देश्य के तहत किया जा रहा है। आज इसके तहत 2020 परिवारों के खाते में 76 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता आज भेजी है। जो परिवार का मुखिया अगर चला जाता है, परिवार का कोई सदस्य चला जाता है, परिवार के ऊपर एक दुखों का पहाड़ टूट जाता है, तो सरकार उसकी सहायता के लिए त्वरित आगे हाथ बढ़ा करके उसको एक संबल देने का काम करती है। और उसी के तहत आज प्रदेश के अलग अलग परिवारों में जो ये दुख भरी घटनाएं हुई हैं, उन परिवारों के खाते में 76 करोड़ रुपए की राशि आज पहुंचा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 19 अगस्त को भाजपा ने संगठन की बैठक बुलाई है। बैठक सीएम नायब सैनी के चंडीगढ़ स्थित आवास पर होगी, जिसमें हारे हुए उम्मीदवारों, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी और प्रदेश पदाधिकारियों को बुलाया गया है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हरियाणा विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों को लेकर मंथन करना है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर विजय पाई जा सके। इसके अलावा सरकार और संगठन से जुड़े कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। भाजपा ने अभी से 2029 के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा ने राज्य के उन सभी 42 विधानसभा क्षेत्रों में 12 मंत्रियों और 30 विधायकों को प्रभारी बनाया है, जहां साल 2024 में भाजपा चुनाव हारी थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण समेत 6 भाजपा विधायकों को हारे हुए विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी से अलग रखा गया है। राज्य में विधानसभा सीटों का परिसीमन भी होना बाकी है। 90 विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 126 होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस लिहाज से भी मंत्रियों और विधायकों को हारे हुए विधानसभा क्षेत्रों में काम करने की जिम्मेदारी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी को सिरसा, डॉक्टर अरविंद शर्मा को गढ़ी, सांपला, किलोई और महिपाल ढांडा को गोलाचीका विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी मिली है। राजस्व मंत्री विपुल गोयल रोहतक संभालेंगे।
हरियाणा कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष का ऐलान जल्द ही होने वाला है। अगर अब सब कुछ ठीक रहा तो हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू हो रहा है, जो कि 26 अगस्त तक चलेगा। इसलिए 22 अगस्त से पहले ही कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष का नाम फाइनल किया जा सकता है। अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर पाने के कारण भाजपा कांग्रेस पर हमलावर रहती है और विधानसभा के शीतकालीन और बजट सत्र की बैठकें बिना नेता प्रतिपक्ष के ही हो चुकी हैं। नेता प्रतिपक्ष का चयन न होने के कारण सदन के बाहर और अंदर भाजपा कांग्रेस पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। बता दें कि पिछले साल 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित हो गए थे, लेकिन कांग्रेस अभी तक सीएलपी नहीं चुन पाई है। प्रदेश में विधायकों की संख्या के हिसाब से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद भी कांग्रेस का ही मिलना है और 6 मार्च को कांग्रेस हाईकमान की बैठक हुई थी। इसमें विधायक दल के नेता के नामों पर चर्चा हुई थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम इस बैठक में सबसे आगे चल रहा था। यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है। एल्विश के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ले ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में गैंगस्टर नीरज फरीदपुर और भाऊ रिटोलिया ने कहा कि यह फायरिंग हमने की है। उन्होंने पोस्ट कर कहा कि एल्विश ने बैटिंग ऐप प्रमोट कर कई घर बर्बाद किए हैं। भाऊ रिटोलिया के अकाउंट नाम से ये सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आया है, जिसमें यह भी लिखा है कि जो भी सट्टे का प्रमोशन करता मिला उसके पास कॉल या गोली कभी भी आ सकती है, तो जो भी सट्टे वाले हैं तैयार रहो। बता दें कि एल्विश यादव के घर पर सुबह करीब 5 बजे फायरिंग की गई और एल्विश के गुरुग्राम स्थित घर पर करीब 25 राउंड फायरिंग हुई है। हालांकि घटना के समय एल्विश यादव घर में मौजूद नहीं थे, वह भोपाल में है और इस मामले में सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें बाइक सवार 3 युवक दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मौके से गोलियों के खाली खोल भी बरामद कर लिए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के निकाल कर खंगाले जा रहे हैं और पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसआईटी ने पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में जेल में बंद आरोपी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के मामले में अदालत में 2500 पेज की चार्जशीट पेश की है। चार्जशीट में कहा गया कि आरोपी ज्योति ने पाकिस्तान की आईएसआई के कई एजेंट से इंटरनेट के जरिए सूचनाओं का आदान प्रदान किया है और इसके अलावा देश की संवेदनशील लोकेशन इंटरनेट के माध्यम से आईएसआई एजेंट्स के पास भेजने के सबूत है। ये साक्ष्य भी पेश किया गया है कि पहलगाम के आतंकी हमले के बाद ज्योति ने पाकिस्तान के साथ सहानुभूति जताई थी और कई वीडियो इंटरनेट पर अपलोड किए थे। टीम ने आरोपी के लैपटॉप और मोबाइल से डाटा रिकवर किया है। जांच में यह भी सामने है कि आरोपी ज्योति पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी से भी मुलाकात करने पहुंची थी। अब मुकदमे की पेशी कल 18 अगस्त को होगी। सिविल लाइन थाना पुलिस ने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को 16 मई को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने 17 मई को आरोपी ज्योति का अदालत से 5 दिन का रिमांड लिया था। मानसून सीजन में पहली बार यमुना नदी का जलस्तर हथनीकुंड बैराज पर 1 लाख क्यूसेक से अधिक हो गया है। रविवार दोपहर 1 बजे तक जल प्रवाह 1,16,686 क्यूसेक दर्ज किया गया। इसके चलते पूर्वी और पश्चिमी यमुना नहरों की पानी की आपूर्ति रोक दी गई है और बैराज के सभी फ्लड गेट खोल दिए गए हैं। अब सारा पानी सीधे यमुना नदी में छोड़ा जा रहा है, जो अगले 72 घंटों में दिल्ली पहुंच जाएगा। जलस्तर 1 लाख क्यूसेक पार होते ही चेतावनी सायरन बजाया गया और इसके बाद केंद्रीय जल आयोग ने दिल्ली प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। अब हर घंटे जलस्तर की अपडेट दी जा रही है। चंडीगढ़ स्थित कंट्रोल रूम को भी लगातार सूचना भेजी जा रही है। यमुना से हरियाणा और उत्तर प्रदेश को पानी देने वाले पूर्वी और पश्चिमी नहरों में जल आपूर्ति तत्काल प्रभाव से रोक दी गई है और इसके साथ ही यमुना पर आधारित सभी पनबिजली परियोजनाएं भी बंद कर दी गई हैं। ताजेवाला, मुंडकला और नैनावली और बैगमपुर की कुल 4 इकाइयों में 64.4 मेगावाट बिजली उत्पादन बंद कर दिया गया है। यमुना की सहायक नदियां टोंस और गिरी नदी से भी पानी आने की आशंका है। साथ ही सोम नदी जो आगे चलकर यमुना में मिलती है वह भी अफवान पर है। बहादुरगढ़ के आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र के जूता फैक्ट्री में भीषण आग के कारण लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आग इतनी भीषण रही कि फैक्ट्री की छत का एक हिस्सा भी टूटकर नीचे आ गिरा। आग की लपटों के साथ लगती फैक्ट्री के शेड को भी लपेट में ले लिया गया। फायर स्टेशन के पीछे फैक्ट्री नंबर 436 में शू क्राफ्ट इंडस्ट्रीज में ये भीषण आग लगी और आग सुबह करीब 9 बजे शुरू हुई, जिसके बाद रबड़ और ज्वलनशील केमिकल का साथ पाकर आग तेजी से भड़क उठी। आग बुझाने के लिए दिल्ली और हरियाणा की फायर ब्रिगेड ने लगातार मशक्कत कर आग पर काबू पाया, लेकिन फैक्ट्री में हुआ अवैध निर्माण आग बुझाने में परेशानी बनकर खड़ा हो गया।
फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने भी माना कि फैक्ट्री में अवैध निर्माण हो रखा है। फैक्ट्री की सबसे ऊपरी मंजिल को पूरी तरह से टीन शेड से बनाया गया था, जो आग में पूरी तरह से जलकर राख हो गया। फैक्ट्री की छत का एक हिस्सा भी टूटकर नीचे गिर गया है। रह रहकर फैक्ट्री से धमाकों की आवाजें आती रही। फायर ब्रिगेड के अधिकारी रविंदर ने बताया कि MAII पार्ट ए में यह फायर की घटना हुई है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।